नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राजस्व बटोरने के मामले में जिले का रजिस्ट्री विभाग पहले स्थान पर चल रहा है। उसने 3 महीने में लक्ष्य का 25% राजस्व हासिल कर लिया है, जो पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा है। संपत्ति की रजिस्ट्री से मिलने वाला राजस्व हासिल करने में जिले का विभाग अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तिमाही में 56 करोड़ रुपए बटोरकर जिले के रजिस्ट्री विभाग ने सालाना लक्ष्य का 25% पा लिया है। संपत्तियों की रजिस्ट्री की संख्या भी काफी बढ़ी है। जिला पंजीयक अधिकारी उषा साहू के अनुसार शासन ने इस साल भी पंजीयन शुल्क नहीं बढ़ाया है। साथ में बढ़ती आबादी के लिए मकान, अपार्टमेंट का निर्माण और छोटे प्लाट की खरीदी बिक्री में छूट के कारण विभाग 229 करोड़ का इस साल मिला लक्ष्य हासिल कर लेगा। अप्रैल से लेकर जून तक फर्स्ट तिमाही तो बहुत अच्छा रहा है। अभी हमारा 229 करोड़ का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी जून तक में हमको 56 करोड़ का इनकम प्राप्त हो गया है। जबकि पिछले साल इसी माह तक देखा जाए तो लगभग 20 करोड़ ही इनकम आया था और इस साल हमको 56 करोड़ इनकम आ गया है। कच्ची प्लाटिंग से भी शासन को रजिस्ट्री के एवज में राजस्व मिलता है। शहरी क्षेत्र में शामिल किए गए ग्रामीण इलाकों में जमीनों की खरीद फरोख्त तेज हो गई है। कॉलोनाइजर बिल्डरों की बढ़ी संख्या निर्माण के क्षेत्र में नए अवसर का संकेत है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले के नए कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजनाओं सहित शहर के अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा कराना प्रमुख उद्देश्य है। इस दौरान उन्होंने जिले में 2 CMHO पदस्थ होने के सवाल पर कहा कि संचालनालय से इस संबंध में दिशा निर्देश मांगा गया है, ताकि वास्तविक CMHO की पहचान हो सके। जिले के नए कलेक्टर ने पद संभालने के बाद पत्रकारों से शहर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पद पर आने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि पुराने लोगों से चर्चा जानकारी मिलने से ज्ञान हासिल होता है। उन्होंने सभी से जिले के विकास में सहयोग की अपेक्षा की है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रैफिक, अवैध निर्माण सहित कई मुद्दों पर कार्य करना जरूरी है। नगर निगम का काम देख चुका हूं, लेकिन फिर भी शहर को घूमकर देख रहा हूं। आप लोग इस शहर में बहुत समय से रह रहे हैं। मैं तो नया हूँ, पद पे आया हूँ, पर पद पे आने से ज्ञान नहीं हासिल होता। ज्ञान जो शहर में लोग रह रहे हैं उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको जानने से हासिल होता है। तो आपसे भी जो इनपुट मिलेगा, जनप्रतिनिधियों से इनपुट जो मिलेगा, जो आम जनता से इनपुट मिलेगा, उन सबको देख के मेरा मानना है बिलासपुर शहर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहाँ क्या काम करना है, किस चीज की आवश्यकता कहाँ पर है, अधूरे कार्यों को समय में पूरा कराया जाएगा। मेरा मानना है कि हम पूरे शहर को देखेंगे और फिर शहर में जो जनता है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे। जो मांग होगी शहर की, उसके अनुरूप किस तरह से विकास कर सकते हैं उस पर कार्रवाई करेंगे। यदि कोई भी कहीं भी दुकान की शिकायत आएगी समय सीमा से अतिरिक्त खुलने की अथवा बार की, दोनों के समय अलग अलग है, एक का 10 है, एक का 11:30 या 11 है, तो उस पर कार्रवाई करें। मेरे को कल इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं संचालनालय में बात किया हूँ कि हमें स्पष्ट मार्गदर्शन दे दें कि कौन चार्ज में है। इसमें कोई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उसका भी परीक्षण कर रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर में अवहेलना की स्थिति ना बने, परंतु CMHO जो भी हों वो चार्ज में रहें, ताकि जैसा आपने बताया स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों को समय में पूर्ण करना जरूरी है। कुछ कार्यों को NGO, स्कूल सहित संस्थाओं की मदद से भी पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सुनना जरूरी है। सभी के सहयोग से ही जिले में बेहतर कार्य किया जा सकेगा। जन दर्शन को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि सही मायने में जनता का काम पूरा होना चाहिए, तभी जन दर्शन सफल होगा। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि आम जनता को तकलीफ ना सहनी पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिले के नए कलेक्टर सौरभ कुमार ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं सहित
विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें, जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ काम करते हुए क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मैदानी कर्मचारी नियमित तौर पर निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। ग्रामीणों और किसानों को सहूलियत देना सभी का लक्ष्य है। टीएल के बाद श्री कुमार ने महीनों से बंद जनदर्शन की शुरुआत कर दी। उनके इस पहले जनदर्शन में 33 समस्या शिकायतें उन तक पहुंच गईं, जिसे संबंधित अधिकारियों को भेजकर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। वन विभाग की पौधा तुहर द्वार योजना जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां कर रही है। दिखावा के लिए पहले दिन पौधे बांटे गए, मगर बाद में विभाग के पास स्टॉक ही नहीं बचा। डीएफओ के संज्ञान में आने के बाद फिर से अब लोगों को योजना का लाभ मिलने लगा है। बीते शुक्रवार को वन विभाग की ओर से पौधा तुहर द्वार योजना का शुभारंभ जनप्रतिनिधियों से कराया गया। उम्मीद थी कि इस बार हरियाली प्रेमियों को मनचाहा पौधा घर पहुंचकर मिलेगा। पहले ही दिन जो पौधे लाए गए थे उसे बांटा गया। उसके बाद लोग जब वन मंडल द्वारा जारी नंबरों पर फोन कर पौधे मांगे तो किसी को पौधे नहीं मिल रहे हैं। विभाग द्वारा बताया गया कि अभी पौधों का स्टॉक नहीं आया है, इसलिए वितरण शुरू नहीं हुआ है। हालांकि उनका नाम, नंबर व पता रजिस्टर्ड में दर्ज किया गया ताकि पौधे आने के बाद उनके घरों तक पहुंचा सके। जब इसकी जानकारी बिलासपुर वन मंडल के डीएफओ कुमार निशांत को लगी तो उन्होंने मंडल के रोपड़ी से तत्काल पौधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये जो सूचना प्राप्त हुई है कि हितग्राहियों को पौधे नहीं मिल रहे हैं, जिस दिन से पौधा तुहर द्वार योजना लागू हुआ है उसी दिन से हम लोगों के द्वारा जो है शहर में जगह जगह पे पौधा वितरण किया जा रहा है। संभवतः जो नेक्स्ट डे था जहाँ पे ऐसी कुछ एक आध दो शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें भारत बंद का असर जो है उस पर भी दिखा था, जिससे कारण समस्या आई थी, परंतु अब ये किसी प्रकार की समस्या नहीं है और पौधे जो है पूर्व के भांति फिर से वितरण किए जा रहे हैं। कितने पौधे होंगे सर अपने पास उपलब्ध? देखिए, हमारे पास पर्याप्त पौधे हैं। जितने भी यहाँ पे स्थानीय लोकल फलदार प्रजाति हो गई, छायादार प्रजाति होगी, इस प्रकार के पौधे सभी उपलब्ध हैं। वन मंडल द्वारा इस बार 50,000 पौधे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। अब पौधों का पर्याप्त स्टॉक होने की बात अधिकारी कह रहे हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। नगर निगम क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी वार्डों में हरियाली नाम मात्र की है। इसके कारण शहर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अब वन विभाग निगम के सभी वार्डों में मांग के अनुसार पौधा वितरण करने की बात कह रहा है। शहर में हरियाली बढ़ाने वन विभाग ने प्लान तैयार किया है। इसके मुताबिक शहर के हर घर में लोगों तक पौधे पहुंचाए जाएंगे। इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, जितनी मांग होगी उतने पौधे वितरित किए जाएंगे। इसमें लोगों को फलदार, छायादार और दूसरे तरह के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारी इस साल 1 लाख से अधिक पौधे बांटने का अनुमान लगा रहे हैं। अगर इसमें से आधे पौधे भी पेड़ बन गए तो कम से कम 50,000 पेड़ शहर में तैयार होने से हरियाली काफी हद तक बढ़ जाएगी। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ रहा है और हर साल कंक्रीट का जाल बिछता जा रहा है, जिसके कारण शहर के आसपास जंगल होने के बाद भी तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है। परिसीमन के बाद नए जुड़े वार्डों में तो हरियाली ही नहीं है। बिलासपुर वन विभाग के डीएफओ ने बताया कि सभी निगम क्षेत्र के रहवासियों की मांग के अनुरूप उन्हें पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इसके लिए लोगों को केवल वन विभाग को पौधे का नाम, संख्या के लिए आवेदन देना पड़ेगा, जिसके बाद विभाग उन्हें पौधा उपलब्ध कराएगा। पूरे नगर में जो है एवं पूरे जिले में पौधा तुहर द्वार योजना का 1 जुलाई से हम लोग पौधा जो है पहुंचा ही रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी नर्सरी हैं समस्त परिक्षेत्रों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पौधे तैयार हैं, अच्छी हाइट के और बिल्कुल स्वस्थ पौधे तैयार हैं, जहां पे आज दिनांक तक मुझे लगता है 30 से 40 हज़ार पौधे वितरित किए जा चुके हैं। बहुत सारी संस्थाओं को वितरित किए जा चुके हैं, स्कूल्स को वितरित किए जा चुके हैं, मीडिया हाउस से भी आता रहता है, वहाँ भी वितरित किए जा चुके हैं। तो पौधे की कोई कमी नहीं है और जब भी पौधे चाहिए तो हमारे शासकीय नर्सरी से भी प्राप्त किया जा सकता है। अगर 20% क्षेत्र में हरियाली आ जाए तो तापमान नियंत्रित हो जाएगा और आबो हवा पहले से बेहतर होगी।
वहीं प्रदूषण से निपटने में भी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि वन विभाग भले कम पौधे वितरित करे, लेकिन उसके साथ ट्री गार्ड उपलब्ध करा दे तो पौधे अधिक बचेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा पहुंचाने वाले फुटकर दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 9 हाट ठेला समेत करीब 1 लाख का सामान जब्त किया गया। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता ट्रैफिक पुलिस के साथ शनिचरी बाजार पहुंचा। यहां सड़क किनारे ठेले में फल बेचने वालों से यातायात प्रभावित हो रहा था। पूर्व में भी इन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया है। दस्ते के सदस्यों ने फल समेत ठेला जब्त किया है। इनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जा रही है। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से कार्रवाई चालू है और ये लगातार कार्रवाई चलेगी। अभी ये वाल्मीकि चौक पे जो ठेले लग रहे हैं, सामने स्ट्रिक्टली आदेश दिया है शनिचरी वाल्मीकि और गोल बाजार में कोई भी दुकान सामान या रोड पे है उससे जब्ती करने के आदेश, क्योंकि कई बार हम लोग समझा चुके हैं, ये लोग मान नहीं। अभी पेनल्टी का सामान जब वापस नहीं करेंगे तो शायद असर दिखने लग जाए। जिले में अब तक करीब 55,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लग रहे हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज सैमुअल के अनुसार 1,80,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाना है। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग एहतियातन बूस्टर डोज लगाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। ITI छात्र छात्राओं को अनुबंध के तहत भर्ती लिए जाने के बाद SCCL प्रबंधन ने उन कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। इससे नाराज ITI प्रशिक्षुओं ने वेतन दिए जाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर SCCL प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित प्रशिक्षुओं का कहना है कि SCCL प्रबंधन ने मजदूर की तरह उनसे काम करवाया है। वहीं उन्हें भरोसा भी दिलाया गया था कि सभी ITI प्रशिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन नियमित करना तो दूर, उन्हें वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में नाराज सभी अप्रेंटिस प्रशिक्षकों ने SCCL मुख्यालय के सामने भूख हड़ताल करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमारी मांगे सिर्फ साफ है, जैसे पहले अप्रेंटिस होता था उसके बाद 1 साल में ही उनको नौकरी दे दिया जाता था। हम लोग भी अप्रेंटिस किए हैं 1 साल, हमसे रेगुलर मजदूर, हमें ट्रेनिंग तो दिया ही नहीं गया, हमसे रेगुलर मजदूर के जैसे कार्य लिया गया है। हमें वेतन भी बहुत कम दिया गया है। अब हम ये चाहते हैं कि हम लोग बेरोज़गार कहाँ फिरे, कोई कंपनी हमारा कुछ नहीं ले रही है, ना हमको रोज़गार दे रही है, ना कुछ, हम लोग बेरोज़गार हैं। हमको SCCL से उम्मीद है कि हमको नौकरी दें। इससे पहले भी हम लोग बहुत हड़ताल कर चुके हैं, हमें छलावा किया हमारे साथ कि आपको अभी देंगे तभी देंगे, मौखिक रूप में दिया गया। इस बार हमको लिखित रूप में दे तभी हम हटेंगे, नहीं तो भूख हड़ताल अनशन सब करेंगे। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों को जिस तरह से ट्रेनिंग यहाँ कराया गया है और उनसे हम लोगों को ट्रेनिंग न दे करके अलीगल काम कराया गया, किसी प्रकार से कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया। हम लोग के ट्रेड के अलावा जो जिन काम को हमें नहीं करना चाहिए स्किल इंडिया में हम लोग ITI करने के बाद वो काम हमसे कराया गया है। तो हम चाहते हैं कोल इंडिया से कि हमें अप्रेंटिस कराया है उस थ्रू में हमको रेगुलर नौकरी दे। सहारा कंपनी में निवेश करने वाले ग्राहकों से तंग आकर आत्महत्या करने वाले साथियों से सहमे अभिकर्ता संघ ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। तखतपुर से आए प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सहारा में रुपए निवेश करने वाले करोड़ों लोग गरीब हो गए। कंपनी का एजेंट बन रोजगार पाने वाले अब चेहरा छिपाते फिर रहे हैं। शहर से गांव तक केवल एक आवाज सुनाई दे रही है, रुपए वापस कर दो। मंगलवार को तखतपुर के 50 से ज्यादा सहारा अभिकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमा रकम वापस दिलाने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। एजेंट कहते हैं सहारा कंपनी के दावे झूठे साबित हुए, नाकामी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। खासकर महिला अभिकर्ताओं के माता बहनों से मधुर संबंध खराब हुए हैं। भुगतान नहीं होने के कारण लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सहारा इंडिया लगभग 3-4 वर्षों से पैसा जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सारी जनता जमाकर्ता परेशान है और कार्यकर्ता भी परेशान है। कार्यकर्ता उनकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और यहाँ तक कि आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हैं। सबसे ज़्यादा हम महिलाओं का घरों में ही उठना बैठना होता है। हमने जो व्यवसाय किया है और जिस सोच के साथ हम निकले हैं इस क्षेत्र में काम करने के लिए, मुझे करीबन 15 साल से भी ज़्यादा हो गया है इस फील्ड में, और आसपास के क्षेत्र लोग मुझे मेरे नाम से ज़्यादा सहारा के नाम की पहचान है मेरी।
और वहाँ मेरा उठना बैठना हमेशा से होता आ रहा है। आज मैं ऑफिस तो नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन लोग मेरे घर पे आते हैं और यही बोलते हैं कि हमने आपको देख के पैसा दिया है, क्योंकि हमने 3 पंचवर्षीय योजना उनको सही समय पे पूरा पेमेंट ब्याज के साथ में किया है। इस बार हम उनके सामने निरुत्तर हैं, कुछ कहते नहीं बन रहा है। हमने भी संस्था में अपना व्यक्तिगत छवि खराब कर लिया है, क्योंकि पेमेंट ना होने पे लोग कुछ भी बोल देते हैं। ना वो वहाँ पे वो औरत देखते हैं, ना वो पुरुष देखते हैं। उनका ये रहता है कि इन्होंने हमारा पैसा गबन कर लिया है। स्थानीय सहारा अभिकर्ता तखतपुर से आए सदस्यों के साथ थे। ज्ञापन में कहा गया है कि कंपनी के अधिकारी बहुत कम राशि रिलीज कर रहे हैं। बहुत से ग्राहकों को तत्काल भुगतान से बचने मैच्योरिटी राशि फिर से निवेश कराने फॉर्म भराया जा रहा है। इसे धोखाधड़ी की श्रेणी में लेते हुए तत्काल रोकने और उचित कार्यवाही की मांग की गई है। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। नगर निगम प्रशासन एक तरफ शहर को स्मार्ट बनाने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के सबसे पुराने मार्केट शनिचरी बाजार में गंदगी ने ग्राहकों और दुकानदारों का जीना मुहाल कर दिया है। निगम प्रशासन इनसे टैक्स तो हर माह वसूलता है, मगर सुविधाओं के नाम पर इन्हें कुछ भी नहीं देता है। सब्जी व्यापारी सुरेश पवार ने बताया कि गंदगी के चलते अब ग्राहकों का भी आना भी कम होता जा रहा है। इधर खरीदारी करने पहुंची महिला ने कहा कि मार्केट में पसरी गंदगी को हटाने प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। के पास एक प्रॉपर योजना होनी चाहिए जहाँ पे वो एक कचरा डाले और उसको डिसॉल्व करे, लेकिन यहाँ पे हमेशा देखा जाता है कि बहुत सारी बदबू आती है। यहाँ बारिश की वजह से भी बहुत स्मेल आता है, तो कम से कम गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर कचरा डालते हैं, यहाँ सफाई नहीं होती है, यहाँ पर बदबू आता है और इसके कारण हमारे ग्राहक नहीं आ पा रहा है बदबू के कारण। बीमारी से परेशान वृद्ध ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। दरअसल मुंगेली के किरनी गांव में रहने वाले दीनदयाल पटेल को काफी समय से घुटने में दर्द की शिकायत थी। कई बार इलाज और जांच के बाद भी उसका उपचार नहीं हो सका। यही कारण है कि अपनी बीमारी से त्रस्त वृद्ध दीनदयाल ने जहर खा लिया। घटना के बाद परिजन ने उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से सिम्स रेफर किया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कीटनाशक दवा खा के ख़त्म है रात में 9 बजे के, और कोई परेशानी नहीं रही से, अपनी परेशानी रही से ओकर जो रही से माड़ी समस्या है, छाती दर्द है, ये सब रही से। बाकी ऐसे कुछ न भाई से झगड़ा, न बेटा से, न बहू से कखरो झगड़ा नहीं। अरपा में नदी किनारे पौधरोपण किया गया था। कई संस्थाओं ने पौधे लगाकर अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन अब इन पौधों की देखरेख करने वाला यहाँ कोई नहीं है। अरपा में किनारे किनारे हरियाली बिछाने के लिए बीते 3 साल से पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। अरपा नदी के किनारे पौधा लगाने के साथ ही उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उठाने का लोगों ने दावा किया था। नदी किनारे के साथ ही महामाया चौक से कोनी तक सड़कों के बीच बनाए गए डिवाइडर में भी हरियाली बिछाने का काम समिति के पदाधिकारियों ने किया है। बीते साल भी यहाँ ऑक्सीजन के नाम पर खूब पौधे लगाए गए। कुछ महीनों तक यहाँ गार्ड की व्यवस्था भी की गई। साथ ही पौधों में पानी का नियमित छिड़काव किया जाता रहा, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। केवल बरसात के दिनों में ही पर्यावरण प्रेमी इसमें अधिक रुचि लेते हैं। बाद में यहाँ कोई व्यक्ति नहीं आता। अब एक बार फिर से बरसात शुरू होते ही यहाँ पौधे लगाने लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा कौन करेगा ये किसी को नहीं पता है। वन विभाग के अधिकारियों का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। अरपा के दोनों किनारे में पौधे सुरक्षित रहें तो आने वाले दिनों में यहाँ लोगों को हरियाली जरूर दिखाई देगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। केंद्र से डीएपी की आपूर्ति नहीं होने पर राज्य शासन ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों के बीच जाकर सुपर फॉरेस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करने को कहा है। यही कारण है कि बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष सुपर फॉरेस्ट की आपूर्ति भी ज्यादा की गई है। राज्य शासन ने कृषि विभाग के मैदानी अमले को किसानों के बीच जाने निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किसानों के बीच जाएंगे और आपूर्ति संकट की जानकारी देते हुए समय पर सुपर फॉरेस्ट खाद का उपयोग करने की सलाह देंगे।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को मिलने वाले उर्वरकों के कोटे में कटौती कर दी गई है। उर्वरक संकट को देखते हुए जैविक खाद को राज्य सरकार ने प्रभावी विकल्प के रूप में सामने रखा है। राज्य सरकार ने पहले से ही, भूपेश बघेल की सरकार ने पहले ही खाद और बीज के प्रबंध पहले से कर दिए थे। कुछ किसान ऐसे थे जो समय पर उठाव नहीं कर पाए, जबकि बार बार प्रचारित किया जा रहा था कि आप लोग खाद बीज पहले से भंडारण हो चुका है, आप लोग खाद बीज उठा लीजिए करके। कुछ किसान हैं जो नहीं उठा पाए हैं, वो लोग आज उसकी बात करते हैं। बाकी ऐसे कोई अफरा तफरी नहीं है, न ऐसी कोई संकट है। रही बात DAP की, तो DAP का जो कोटा है वो केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कम कर दिया है। अब कोटा कम कर दिया तो हम खाद कहाँ से करें व्यवस्था। हालांकि हम अपने गौठानों से जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद जो बना है उसको भी कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। यूरिया की पर्याप्त मात्रा है, सुपर फास्फेट हमारे पास पर्याप्त है। रही बात DAP की, तो DAP की सप्लाई केंद्र सरकार ने खुद घटा दिया है, तो आखिर राज्य सरकार कहाँ दोषी है। सरकंडा जबड़ापारा के प्रेम प्रकाश भवन में बाबा टेऊराम सेवा मंडली के 40 दिवसीय चालीहा पाठ महोत्सव का समापन सोमवार की शाम हो गया। बाबा टेऊराम के 136वें जन्मदिन के मौके पर यह आयोजन किया गया। भक्तों ने गुरु के जन्मदिन पर पूजा पाठ कर 56 भोग अर्पित किया। इस मौके पर महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कीर्तन भजन में शामिल हुई। आज हमारे गुरु महाराज का 136वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। हमारे गुरुजी स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था, उसको 136 साल हो गए हैं आज उसको। हम ये 40 दिन से इस टाइप की धुनी यहाँ रमा रहे हैं, चालिया मना रहे हैं उनका, और आज उनका जन्मदिन का ये समापन कार्यक्रम है। 40 दिन से प्रतिदिन चालीहे साहब का पाठ किया जाता है, गुरु की आरती भंडारा किया जाता है, कई सामाजिक गतिविधियाँ की जाती हैं, सेवा के कार्य किए जाते हैं, सत्संग भजन की संध्याएँ होती है। 40 दिन तक इस आश्रम में मौज रहती है और आज उसका समापन है। रथ यात्रा के बाद से महाप्रभु भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी माँ के घर ठहरे हुए हैं। रेलवे परिक्षेत्र स्थित जगन्नाथ मंदिर में मौसी माँ का घर मंदिर निर्माण किया गया है। यहाँ वे मौसी के हाथों से बने व्यंजन और पकवानों का आनंद उठा रहे हैं। यहाँ रोजाना अपने भक्तों से मिल रहे हैं। परंपरा के अनुसार मीठे भोग प्रसाद का आनंद उठाने के साथ वे घूम फिर रहे हैं। हेरा पंचमी के दिन माता लक्ष्मी देर रात पहुंचकर अपना गुस्सा जाहिर किया और रथ को नुकसान पहुंचाकर लौट गई। दरअसल लक्ष्मी माता को बिना बताए महाप्रभु मौसी के घर पहुंच जाते हैं। इसी बात को लेकर वे नाराज रहती हैं। कथा के अनुसार इस परंपरा को समिति के सदस्यों द्वारा विधिवत तरीके से निभाया गया। शनिचरी बाजार से गोड़पारा जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण का कार्य अब लोगों की तकलीफें बढ़ा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण यहां लगने वाले तखत सहित लकड़ी की दुकानें हैं। सुबह होते ही दुकानदार दुकानों को सजाने सामान बाहर रख देते हैं, जिसके चलते शनिचरी में खरीदारी करने आने वाले लोगों को यहां से गुजरने और राहगीरों के सामने रोजाना जाम की स्थिति बनती है। मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बिल्हा क्षेत्र में लगभग 10 दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे खेत सूख रहे थे, जिससे किसान परेशान हो गए थे। बीती रात हुई तेज बारिश से सूखे खेतों में पानी लबालब भर गया और किसानों के चेहरे खिल उठे। एक बार फिर किसान खेती किसानी के काम में जुट गए हैं। धारदार हथियार लेकर लोगों को डरा धमका रहे युवक को चकरभाटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक अनिल कौशिक परसदा का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार आरोपी अनिल कौशिक लोगों से गाली गलौज करते लोहे का चापड़ लेकर उन्हें डरा धमका रहा था। तभी पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी अनिल कौशिक को हथियार सहित धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
बिलासपुर शहर के तालापारा, बंधवापारा, चिंगराजपारा, चाटीडी, दयालबंद जैसे निचले इलाकों में बारिश के कारण पानी जमा हो गया है। साफ सफाई के अभाव में इन इलाकों में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है, जिससे गंभीर बीमारी का खतरा बन गया है। पानी में बदलाव और गंदगी के कारण पनप रहे मच्छरों के चलते यहाँ रहने वाले लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। इसके कारण जिला अस्पताल व सिम्स में ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीज रोजाना यहाँ बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। सारे प्रकार के मरीज हैं, इसमें बीपी के भी मरीज हैं, शुगर के भी मरीज हैं, जनरल मरीज भी हैं, बुखार वाले भी हैं, कोई दस्त वाले भी हैं, सारे प्रकार के मरीज हैं, मल्टीपर्पज। प्रेमिका की शादी होने से दुखी प्रेमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगला की है। सीवी रमन विश्वविद्यालय में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत 28 वर्षीय अमित सिंह मूलतः बिहार का रहने वाला है, जो आसमा सिटी में रहता था। सोमवार को अपने दोस्त के यहाँ मंगला पहुंचा और उसके घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सिविल लाइन थाना प्रभारी परिवेश तिवारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते अमित सिंह ने आत्महत्या की है। घटना के पूर्व मृतक ने अपने परिजनों को भी मैसेज व फोन करके आत्महत्या किए जाने की जानकारी दी थी। 28 साल के युवक ने अपने दोस्त के घर में हैंगिंग करके फांसी लगा लिया था। वहाँ घटनास्थल पर जाकर देखने पर मामला जो है प्रेम प्रसंग का समझ में आ रहा है। उनके परिजनों को मृतक ने घटना करने के पूर्व ही ये इंटीमेट कर दिया था। फ़ोन पर 5-6 जो उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, उन सबको उसने फ़ोन पर कहा था कि मैं ऐसा स्टेप उठा रहा हूँ। सब लोगों ने उसके मना भी किया था, लेकिन उसके बाद भी उसने पंखे पे लटक कर अपनी आत्महत्या कर लिया है, जिसका मर्ग पंचनामा कार्रवाई में लिया गया है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सरकंडा क्षेत्र में नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग के रिश्ते के मामा ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर उससे अनाचार किया। इसके बाद उसे धमकी भी दी। वहीं घटना के 6 माह बाद जब पीड़िता की तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने गर्भवती होने की पुष्टि की, तब मामले का खुलासा हुआ। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़िता का मामा अभी भी फरार है। प्रकरण में सरकंडा पुलिस ने बलात्कार और पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।